फिल्म सिनहुंगनी में लड़ाई के बाद शुरू होती है, जो चीनी पीपुल्स वॉलंटियर आर्मी 7वीं कंपनी का नेतृत्व हागोरी से 12 किलोमीटर दूर करती है, क्योंकि वे 20वीं कोर और कमांडर यान की तोपखाना बटालियन में आते हैं। वह उन्हें सूचित करता है कि वे चोरी किए गए अमेरिकी वाहनों और उपकरणों का उपयोग करके फिर से जुड़ने के लिए हवाई क्षेत्र और अमेरिकी प्रथम मरीन डिवीजन आपूर्ति आधार को संलग्न करेंगे। प्रस्थान करने से पहले कमांडर वोकिनली ने यान को लेई सुचान के निधन की सूचना दी, जिससे उन्हें दुख हुआ। इस बीच अमेरिकी वाहक जापान के सागर में डगलस A1 स्काईरेटर्स का परिवहन करते हैं, 9 दिशाओं से हागोरी पर आगे बढ़ने वाली PVA इकाइयों को लक्षित करते हैं। कुछ नेवी वॉट F4U कॉसर ने बर्फीले रास्ते पर ट्रैकिंग करते हुए 7वीं कंपनी को डरा दिया। सौभाग्य से हर कोई बिखरने के बाद स्ट्राफ से बच जाता है। यह महसूस करते हुए कि विमान यान की बटालियन की ओर जा रहे हैं, कमांडर वोकिनली अपने आदमियों को आगे बढ़ाता है। जल्द ही बम आसमान से गिरते हैं, तोपखाने की बटालियन के स्तंभ को अधिकतम नुकसान पहुंचाते हैं और सभी गोला बारूद को नष्ट कर देते हैं। 7वीं कंपनी आती है और यान कमांडर वोकिनली को 7वीं कंपनी से 1.5 किलोमीटर दूर और बंदूकें हासिल करने के लिए कहते हैं। सेनापति पीछा करता है। युद्ध के मैदान में पुरुषों को रैली करने से पहले खुशी से उसे एक पिस्तौल उधार देता है। एक बार हागोरी में अमेरिकी परिधि में पुरुष PVA सैनिकों के साथ जुड़ते हैं। कुछ खुद को कांटेदार तार की बाढ़ पर बलिदान करते हैं ताकि उनके सैनिक अमेरिकी खाइयों पर हमला करने के लिए अपने पीछे की तरफ कूद सकें। दुश्मन के कई सैनिकों को मारकर बढ़त हासिल करने के दौरान स्नाइपर पिंग वह एक अमेरिकी मशीन गन चौकी को निष्क्रिय करने के लिए एक बाजूका का उपयोग करता है, जिससे अमेरिकी ध्वज आसमान में उड़ जाता है। अमेरिकी तोपखाने पर कब्जा करने के बाद चीनी सैनिकों ने हागोरी एयरफील्ड पर बमबारी शुरू कर दी। उनके प्रयासों से प्रथम मरीन डिवीजन कमांडर मेजर जनरल ओलिवर P. स्मिथ को खबर मिली कि उन्हें PVA इकाइयों द्वारा घेर लिया जाएगा। एक निकासी का आदेश देते हुए और रनवे को साफ करने की मांग करते हुए वह जनरल डगलस मैकार्थर से संपर्क करता है, जो टोक्यो में एक उत्सव में भाग लेता है। मेजर जनरल ने उन्हें स्थिति के बारे में सूचित किया, लाइन से अपने सैनिकों की वापसी को कवर करने के लिए शुद्धिकरण का अनुरोध किया। एक लचीला मैकार्थर असहमत है और गुस्से में अपने देशद्रोही माने जाने वाले कार्यों में देरी करने की मांग करता है। क्षण भर बाद जैसे ही अमेरिकी आधार पर बमबारी हुई, स्मिथ अपने C-47 स्काईट्रेन विमान में विस्फोट के रूप में देखता है, जिससे वह सैनिकों को सैमन रिज को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने और हागोरी से पीछे हटने का आदेश देने से पहले मार्ग को साफ करने का आदेश देने के लिए मजबूर हो गया। चतुराई से चांगफेंग डोंग में 9वीं कोर मुख्यालय में डिप्टी कमांडर सोंग शिलिन को 7वीं कंपनी के US मरीन को बाहर निकालने के प्रयासों के बारे में पूछताछ की जाती है, जो सैमन रिज से पीछे हट रहे हैं। बाद में क्षेत्र में सफाई करते हुए पिंग पुरुषों को आदेश देता है कि वे सैमन रिज की बैरिकेडिंग से लड़ाई से अलग हो जाएं, जिससे अमेरिकी सैनिकों को जाने से रोका जा सके। कमांडर के छोटे भाई वो वानली सहित पुरुष आराम करते हैं और खाते हैं, जबकि पलटन के अधिकारी लड़ाई के दौरान छोड़े गए पहचान टैग के साथ हताहतों की संख्या दर्ज करते हैं। बाद में कमांडर वू ने टैग को दफन कर दिया और गिरे हुए सम्मान के लिए अपनी सिगरेट को बर्फ पर छोड़ दिया। सैमन ब्रिज को नष्ट करने के लिए रेडियो आदेश प्राप्त करने के लिए कमांडर एक टॉवर चौकी में शरण लेता है। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति हैरी एस. ट्रूमैन ने मैकार्थर के टेलीग्राम को पढ़ा, जिसमें लड़ाई के लिए परमाणु बमों का उपयोग करने की अनुमति मांगी गई थी। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए अपने निर्णय को स्पष्ट करने में असमर्थ रहे। कहीं और 7वीं कंपनी ने ठंडी परिस्थितियों का सामना किया, क्योंकि वे पुल पर अमेरिकी सैनिकों पर हमला करने वाली 9वीं कंपनी का पता लगाते हैं। वे 9वीं कंपनी के बचे लोगों को बचाते हुए सेना में शामिल हो गए। सुबह तक कमांडर वो मृतकों की गिनती करता है, जबकि दोनों कंपनियां बमुश्किल ठीक हो पाती हैं क्योंकि वे जमे हुए भोजन खाने के कारण दम तोड़ देते हैं। अचानक उनकी शांतिपूर्ण राहत बाधित हो जाती है जब अमेरिकी हवाई बमवर्षक बर्फीले क्षेत्र को विस्फोटकों से ढक देते हैं, जिससे पुरुष छिप जाते हैं। जीत के प्रति आश्वस्त महसूस करते हुए अमेरिकी सेना ने पुल का पुनर्निर्माण किया और जवाबी हमले की तैयारी के लिए अपने गढ़ों को फिर से मजबूत किया। उनके खिलाफ अब बाधाओं के साथ चीनी सैनिकों ने पुल पर अपने पहले के प्रयासों के आधार पर एक और रणनीतिक योजना तैयार की। लंबे समय के बाद 9वीं कंपनी का एक स्काउट अपने ठिकाने पर अमेरिकी संचालन के आधार का विवरण देता है। 9वीं कंपनी के कमांडर ने घोषणा की कि रात को गोली लगने के बाद घायल होने से पहले पुल को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। जबकि सैनिक शोक मनाते हैं और पुराने दिनों की याद ताज़ा करते हैं, अमेरिकी अधिकारी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कप्तान पलटन को कुचलने के लिए पुल के दक्षिणी छोर पर चीनियों को लुभाना चाहता है। इस बीच कमांडर वू ने दोनों कंपनियों को पुल को 4 अलग अलग दिशाओं, उत्तरी प्रवेश द्वार, दक्षिणी छोर, दोनों के नेतृत्व वाले पंप हाउस से जोड़ने का निर्देश दिया। पिंग और अमेरिकी मुख्यालय, जहां कमांडर अपने भाई और एक अन्य सैनिक के साथ मिलकर एक छापा मारने वाली पार्टी के रूप में कराह सकता है। पिंग अपने मिशन से पहले कमांडर बेली को बचाने में अपनी विफलता को स्वीकार करता है, केवल उनके भाईचारे को मजबूत करने के साथ। कमांडर वो अपने भाई को उनकी लड़ाई के लिए तैयार करने में मदद करने के लिए प्रोत्साहन की विदाई शब्द देता है। बाद में सूर्यास्त के समय चीनी सैनिकों ने अंधेरे में योजना को अंजाम देने के लिए अलग होने से पहले अपनी मातृभूमि पर गर्व करते हुए चीन की ओर उत्तर की ओर सलामी दी। एक बार वहां वॉच टावर सर्चलाइट से बचने के लिए सैनिक बर्फ पर रेंगते हैं। एक जाल को भांपते हुए कमांडर वू जियो लाओक्सी को पुल के उत्तर की ओर भेजता है। उसे गोली लग जाती है, लेकिन पलटन के एक स्नाइपर द्वारा बचा लिया जाता है, जो एक सर्चलाइट को भी गोली मार देता है। बाद में वैनली ने अमेरिकी संचार ब्लॉक हाउस में एक ग्रेनेड फेंका, जिसने दक्षिण प्ररी दुर्ग पर हमले की शुरुआत की। अमेरिकी सेना के जाल में फंसने का इंतजार करने के साथ
पीवीए बलों ने बाजूका को लॉन्च करने के लिए पाइपलाइन में एक छेद उड़ा दिया, जिससे पंप हाउस में विस्फोट हो गया जो सैनिकों को पकड़ लेता है। तुरंत ही चियांग नहान और 2 अन्य लोगों ने पंप हाउस पर कब्जा कर लिया। विस्फोटक विस्फोट करने से पहले क्षेत्र की छानबीन की, जो उनके कमांडर द्वारा जांच के लिए भेजे गए दुश्मन सैनिकों को अक्षम कर दिया। जबकि अमेरिकी सेना तोपखाने की आग की बारिश करती है, अन्य चीनी सैनिक पंप हाउस की ओर भागते हैं, लेकिन एक ग्रेनेड का सामना करते हैं जो पुरुषों में से एक के बलिदान के माध्यम से विक्षेपित हो जाता है। वे एक बाजूका के साथ जवाबी कार्रवाई करते हैं। एक गोलीबारी में कुछ अमेरिकी सैनिकों की मौत हो जाती है। इसके साथ ही कमांडर वू दक्षिण किले पर बहादुरी से हमला करता है और गार्ड को हटा देता है, जिससे अमेरिकी कप्तान और उसके अधिकारियों को बनकर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि यह गलती से गोली मार दी जाती है। कमांडर वू ने पुरुषों को घेर लिया, यह नहीं जानते हुए कि मुख्यालय के अंदर एक बम विस्फोट किया गया है। विस्फोट अमेरिकियों को बर्फ पर उड़ा देता है, जबकि कमांडर बच जाता है। अमेरिकी कप्तान के लिए जलते हुए मलबे की खोज करता है। इस बीच पीवीए ऊपरी हिस्से को जब्त करने के लिए पंप हाउस में भंडारण इकाइयों को नष्ट कर देता है, जिससे छत से एक और गोलीबारी होती है। बाहर पुल का उत्तरी भाग मोटा फायर से मारा जाता है, जिससे पीवीए को आगे चार्ज करने और क्षेत्र से आगे निकलने की अनुमति मिलती है। उनके आक्रमण के दौरान वेने मशीन गन चौकी को ग्रेनेड से निष्क्रिय कर देता है। आप ब्रॉन तब उसे एक स्नाइपर से बचा सकते हैं जो गोली लगने से मर रहा है। अधिक दबाव उत्तर की ओर रखा जाता है जब अमेरिकी सेना एक टैंक और अतिरिक्त चौकी पर हमला करने के लिए सुदृढ़ीकरण भेजती है, जिसमें कुछ पीवीए सैनिक मारे जाते हैं। एक गहन गोलीबारी के बीच अमेरिकी कप्तान के साथ वानली की झड़प होती है, क्योंकि वह ग्रेनेड फेंकने का प्रयास करता है। जब कमांडर वो बंदूक की नोक पर उसे पकड़ता हुआ दिखाई देता है तो कप्तान उस पर हावी होने वाला होता है। वानली ने कप्तान की जैकेट के अंदर ग्रेनेड डाला, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि कमांडर को पता चला कि उसे जिंदा पकड़ा जाना था। कहीं और पीवीए के कई सैनिकों को फ्लेमेथ्रोवर से जलाकर मार दिया जाता है। सौभाग्य से उन्होंने अमेरिकी सैनिकों के नीचे पेट्रोल लीक करने वाले गैस कैन को शूट किया। फ्लेमेथ्रोवर फायर करने के बाद उन्हें जिंदा जला दिया। इस बीच जब अमेरिकी सैनिक पंप हाउस के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, वेनली और कमांडर वो अपने मोटे हेलमेट की बदौलत आपको बचाते हैं। बाद में पुरुषों ने पुल के पार आगे बढ़ते हुए भारी टैंक पर सीधे शूट करने के लिए अमेरिकियों की रिकॉइललेस राइफल को रोक दिया। केवल विफल होने के लिए टैंक के बेहतर दृश्य प्राप्त करने के लिए पिन को दीवारों को विस्फोट करने के लिए मजबूर किया। इसके साथ ही कमांडर वो पंप हाउस पर आरोप लगाते हैं, छत पर दुश्मन सैनिक को अंदर गिरने से रोकते हैं। मामलों को अपने हाथों में लेते हुए पीवीए सैनिकों में से एक बाहर एक झोला चार्ज करता है, केवल टैंक द्वारा बार बार गोली मारने के लिए। जब झोला फट जाता है तो उसकी मौत हो जाती है। पिंग, जो त्रासदी का गवाह था, एक दुश्मन सैनिक द्वारा सूली पर चढ़ा दिया जाता है, लेकिन कमांडर वो द्वारा बचा लिया जाता है, जो जमीन पर गिरने तक सैनिक का गला घोंट देता है। पिंग एक और झोला पकड़ता है और टैंक के नीचे गोता लगाता है, जिससे उसका हाथ कुचल जाता है। मरने की तैयारी करते हुए वह कमांडर पर चिल्लाता है कि वह चार्ज पर गोली चलाए, टैंक को नष्ट कर दे और वो को मलबे में फंसा दे। इकाइयां उसकी स्थिति पर आगे बढ़ती है, लेकिन जीवित बचे लोगों को ठीक करने में विफल रहती हैं। अचानक पहला समुद्री विभाजन मोहरा उत्तर की ओर पहुंचता है और आग खोलता है। कमांडर वो को अपनी सीटी बजाने और पीछे हटने का संकेत देने के लिए मजबूर करता है। सौभाग्य से वेनली ने पाइपलाइन के माध्यम से भागते हुए अपने भाई को मलबे से बचाया। अगली सुबह आप पहाड़ी के ऊपर एक रेडियो का उपयोग मदद के लिए कॉल करने के लिए करते हैं जब वह देखता है कि F4U खुसरे जीवित बचे लोगों को जगा रहा है। जल्दी से सोचते हुए वह उनका ध्यान आकर्षित करता है, क्योंकि वे बर्फ में नेपालम बम गिराते हैं, वीरतापूर्वक पल्टन को बचाने के लिए खुद का बलिदान करते हैं। दुर्भाग्य से विमान ने एक बार फिर घाटी पर हमला किया, कमांडर सहित कुछ लोगों को घायल कर दिया और अन्य को मार डाला। इस बीच अमेरिकी मरीन 3 दिवसीय पुल की मरम्मत शुरू करते हैं ताकि उनकी सेना दूसरी तरफ पार कर सके। उनके नीचे से एक पीवीए सैनिकों ने आपूर्ति और गोला बारूद के लिए परित्यक्त टैंक को समाप्त कर दिया। कहीं और टोक्यो में दाइची इमारत में जनरल मैकार्थर को सैमन ब्रिज हमले के बाद की सूचना दी जाती है। चूंकि संयुक्त राष्ट्र ने ये बम योजना का विरोध किया, इसलिए उन्होंने पुल की मरम्मत में तेजी लाने का आदेश दिया। इस बीच पीवीए पुल पर जाने के लिए एक परित्यक्त USM-3 आधे ट्रैक वाहन को पुनर्जीवित करता है। जबकि मैशेन ठीक हो जाता है, वह अपनी पत्नी को याद करते हुए कहता है कि वह जीवित लौट आए। मैसी केवल अपने भाई की सीटी प्राप्त करता है, जिसे वह हर 3 घंटे में किसी भी छोर से उड़ाकर अमेरिकी सेना को विचलित करने के लिए उपयोग करेगा। जबकि ऐसा होता है, कमांडर वो चुपचाप पुल के चारों ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है। शोर को डूबने के लिए संगीत बजाया जाता है, लेकिन मैशेन हमले का संकेत देने के लिए फिर से सीटी बजाता है। मैशेन ने कार्गो को आधे ट्रैक में आग लगा दी, जिससे विस्फोट हो गया। कमांडर वो पाइपलाइन बैरिकेड के साथ पंप हाउस की छत पर चढ़ जाता है, छापा मारने वाली पार्टी के पास उतर जाता है। तोप के गोले में आग लगने से चूक जाती है और गिर जाती है, केवल कई और राउंड शूट करने के लिए जब तक कि वह घुस न जाए, जिससे एक बड़ा विस्फोट हो जाता है जो पुल में एक और छेद कर देता है। वह अपने भाई द्वारा बचा लिया जाता है, लेकिन अंततः अपने घावों के कारण दम तोड़ देता है और वीरतापूर्वक मर जाता है। वो के शब्दों को याद करते हुए वो उसके करीब बैठता है, भोर में खुद को ठंडा कर लेता है। US मरीन दिखाई देते हैं और वो का शरीर पहाड़ी से नीचे फिसलने से पहले फ्लेमेथ्रोवर से जल जाता है। चमत्कारिक रूप से गर्मी मदद करती है जब वे चेतना प्राप्त करते हैं। पुल के लिए स्पैन देने के लिए ऊपर उड़ने वाले अमेरिकी हेलीकॉप्टरों की साइड पर जागते हैं। बाद में अमेरिकी सैनिकों ने दूसरी तरफ पार किया जब मेजर जनरल स्मिथ ने एक पेड़ पर एक लाल दुपट्टा देखा, यह मानते हुए कि यह एक चेतावनी संकेत है।
24 दिसंबर तक यूएस 10वीं सेना होमनान बंदरगाह को खाली करने से पहले रेल लाइनों और रणनीतिक आपूर्ति को नष्ट करने की तैयारी कर रही है। सुमन ब्रिज की लड़ाई के बारे में एक बेहोश सैनिक विस्की की बोतल पर कुछ लिखता है। स्मिथ अपने गिरे हुए सैनिकों को सम्मान देते हुए एक सामूहिक कब्र पर जाता है। अन्यत्र एक कमजोर व्यक्ति उसे बचाने के लिए 7वीं कंपनी का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने हथियार से फायर करता है। वो उन्हें सलाम करता है, अपने साथियों के भाग्य के बारे में अवाक रह जाता है। बंदरगाह पर लौटते हुए शहर को नष्ट करने के लिए बम विस्फोट किए जाते हैं, जबकि अमेरिकी मरीन अपने जहाजों में पीछे हट जाते हैं। क्रिसमस के दिन पीवीए की 9वीं वाहिनी, जिसमें एकमात्र शामिल है, होमनान के उजाड़ खंडहरों में विजयी रूप से दौड़ती है, समुद्र तट पर अपने लाल झंडे लहराती है। बाद में लेक चांग एन में डिप्टी कमांडर सॉन्ग ने अपने अधिकारी की टोपी को हटा दिया, डूबते सूरज की ओर अपना सिर झुकाते हुए एक आंसू बहाया। एक मुट्ठी मिट्टी को पकड़कर एक कपड़े में लपेट देता है। ठीक बाद में पीवीए एक सैन्य चौकी पर युद्ध के हताहतों की रिपोर्ट इकट्ठा करता है, क्योंकि शहीदों के बैच टोकरे में रखे जाते हैं। 7वीं कंपनी के 157 जवानों में से केवल एक ही ड्यूटी पर रिपोर्ट करता है। वह 7वीं कंपनी को बहाल करने के लिए युवक की इच्छा से सहमत होकर सॉन्ग का ध्यान आकर्षित करता है। सॉन्ग उसे एक झंडे के साथ प्रस्तुत करता है, जिसे वह जाने से पहले विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता है। फिल्म समाप्त होती है क्योंकि ओनली कमांडर वू की राख का कलश रखती है और सड़क पर उसकी कल्पना करती है, अपने गांव लौटने से पहले पत्थरों को छोड़ने के बारे में सलाह लेती है।